हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 1.79 पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ हैवी पाइप रोल्स फ्रॉम द सेम हाइट डाउन टू हिल्स विद डिफरेंट प्रोफाइल्स एज शोन। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। इन द फॉर्मर केस द पाइप रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, while in the later case it slips on a certain region. Pick the correct choice out of the given four choices. अब आपको 4 choices given है और उसमें से आपको correct choice pick करनी है। जो चित्र दिया है उसे एक बार समझे। एक inclined plane दिया है जिसमें एक heavy पाइप प्योर रोलिंग करता हुआ बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है। इस इंक्लाइन की हाइट को हम h मान ले रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की हाइट सेम है। दूसरे हिल की प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनी हुई है, आप ध्यान दें, कुछ इस तरह से इसे बनाया गया है और इसके कुछ रीजन में यह दिखाया गया है कि ये पार्ट स्मूथ है और यहां पर स्लिपिंग करता हुआ ये पाइप आगे बढ़ेगा। तो कुछ रीजन में स्लिपिंग होगी और कुछ रीजन में रफनेस है जहां पर ये रोलिंग करता हुआ आ सकता है। सो एक प्रोफाइल में एक इंक्लाइन दिखाया गया है जिसमें हैवी पाइप को मूव करते हुए आना है, प्योर रोलिंग करते हुए, और दूसरे में ये कुछ रीजन पे स्लिप करता हुआ बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। दोनों प्लेन की, दोनों हिल की जो हाइट दी गई है वो सेम है, दोनों को एच बताया गया है। आपको इस प्रॉब्लम में 4 चॉइसेस दी गई हैं और आप उनमें से करेक्ट चॉइस को पिक करेंगे। तो एक बार सुन लें क्या क्या कंडीशंस दी हैं। पहला ऑप्शन दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पाइप एट द एंड ऑफ द पाथ बी लोअर इन फॉर्मर केस, यानी इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट तक जब ये पाइप पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। सेकंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पाइप एट द एंड ऑफ द पाथ बी लोअर इन लेटर केस, ऐसा इस केस में होगा, सेकंड चॉइस। इस केस में वेलोसिटी कम होगी। थर्ड चॉइस है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पाइप एट द एंड ऑफ द पाथ बी सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केस में ये वेलोसिटी सेम होगी, थर्ड चॉइस। और चौथा है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि इतनी इंफॉर्मेशन से इस बात को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। सो ध्यान दें, हैवी पाइप इस इंक्लाइन पर मूव करता हुआ इस बॉटम मोस्ट पॉइंट तक आ रहा है पहले प्रोफाइल में, और ये प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि इस कंडीशन में ये माना गया है कि ये प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। और दूसरे केस में ये बोला गया है कि इस रीजन में जब ये चलता है तो roll down without slipping in the first case and in the later case it slips on a certain region, यानी कुछ पोर्शन ऐसा है इस हिल का जिसमें ये स्लिप करता हुआ आएगा। तो इस इंक्लाइन के कुछ पोर्शन पे ये स्लिप के साथ मूव करेगा, स्लिपिंग करेगा। सो हमें बताना है कि किस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट तक ये कम वेलोसिटी के साथ पहुंच पाएगा। अब ध्यान दें, पहले केस में ये प्योर रोलिंग करता हुआ बॉटम मोस्ट पॉइंट तक आया है। हम जानते हैं कि इसकी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से मिलकर बनी है। सो एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस पॉइंट पर आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसे कैलकुलेट किया जा सकेगा। सेकंड केस में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जितनी फर्स्ट केस में इन्वॉल्व्ड है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा किए गए वर्क डन के डिडक्ट होने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस केस में फ्रिक्शन वर्क भी करे। तो यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि पहले केस में जहां पर प्योर रोलिंग का केस डिस्कस किया जा रहा है वहां कंप्लीट mgh एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी शामिल होंगी। यहां पर आप ध्यान दें कि एक रफ सरफेस के ऊपर जब एक बॉडी प्योर रोलिंग करते हुए मूव करती है तो उस केस में फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन इस केस में जितना वर्क कर सकता था उतना वर्क रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में बॉडी को मिल गया है। इस बात को आप समझें, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर इस पाइप की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जो कि इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
इस काइनेटिक एनर्जी में हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे। सो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, आप ध्यान दें। ये होगा mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट से लिखा है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी इस स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है और वो कुछ ऐसा ही होगा जिसमें हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बाय ग्रेविटी से इक्वेट करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस केस में 100% पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक बात पर ध्यान दें, अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द पाइप स्क्वायर। आप जानते हैं कि प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा को v बाय r लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसको v की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, ध्यान दें। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने 2 कैंसिल कर दिया है और अब v स्क्वायर की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, आप नजर बनाए रखें। ये होगा 2mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन r स्क्वायर। एक मास के टर्म को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये होगा 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जाएगा इस केस में। और अब मैं इस v स्क्वायर की हेल्प से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को कैलकुलेट करना चाहूंगा। हम जिस थीम पर डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको अभी उस तक पहुंचा रहा हूं। सो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला अमाउंट आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को मैं v स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिख सकता हूं। सो v स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करने पर ये बनेगा 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और एक r स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, 2 को कैंसिल करके ये वैल्यू आ जाएगी i इंटू जी एच अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। और एलसीएम लेने के बाद अगर मैं आर स्क्वायर कैंसिल करके m को न्यूमरेटर पे भेज दूं तो ये बन जाएगा mgh इंटू इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, और इस i के टर्म को डिनोमिनेटर पे लाने के बाद फाइनल आंसर होगा mgh अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। कुछ इस तरह से इसको लिखा जाएगा, आप समझ सकते हैं। i को मैं इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर पे ले आया हूं तो ये बन गया है एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1। कुछ इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने इस बॉडी में देखी उस केस में जब ये प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है। अब ध्यान दें, जब ये बॉडी प्योर रोलिंग करते हुए इस इंक्लाइन पे मूव करे तो हम जानते हैं कि प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन के द्वारा किया गया नेट वर्क डन 0 होता है। हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के किसी भी स्मॉल इंटरवल के लिए मोशन में न रह पाने के कारण वर्क डन तो 0 होता है, लेकिन फ्रिक्शन अवेलेबल रहता है। और जिस म्यू का रिक्वायरमेंट बॉडी को होता है प्योर रोलिंग के केस में, उसे म्यू इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन इनर्शिया से दिया जाता है। अब ध्यान दें, यहां पर इस बात को समझें कि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन प्योर रोलिंग के केस में 0 होता है, लेकिन अगर मैं इस बॉडी को इस म्यू के साथ स्लिपिंग करते हुए यहां तक आता हुआ मानूं तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। यहां पर आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इस केस में स्लिपिंग को माइंड में लाते हुए फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, यहां पर स्टूडेंट्स बार बार ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन वर्क करेगा। मैं एक एजम्पशन लेने के लिए आपसे कह रहा हूं कि आप ये माने कि अगर इस म्यू के साथ एसोसिएटेड फ्रिक्शन ने वर्क किया होता, ये केस स्लिपिंग का होता, तो फ्रिक्शन कितना वर्क कर सकता था, मैं ये जानना चाहता हूं। तो उस फ्रिक्शन के द्वारा किए गए वर्क डन की वैल्यू म्यू mg x होती। यहां पर एक बात और समझें कि जो फ्रिक्शन इस इंक्लाइन प्लेन पर इस बॉडी पर लगता, हम उस फ्रिक्शन को mg के कंपोनेंट mg cos थीटा के द्वारा मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे।
ये होगा म्यू इंटू आर यानी म्यू एम जी कॉस थीटा। सो फ्रिक्शन के वर्क को हम लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस टोटल लेंथ को एल कंसिडर करूं तो ये होगा इतना, और आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू एल को एक्स कहा जा सकता है। सो मैंने डायरेक्टली इसे म्यू एम जी एक्स लिखा है। आप ध्यान दें फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन डायरेक्ट म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लिखा जा सकता है। और अब अगर मैं इसमें वैल्यूज अप्लाई करूं तो ये बनेगा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू एम जी इंटू एक्स। और अब अगर मैं टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करके लिखूं या इस डायग्राम से टेन थीटा की वैल्यू अप्लाई करूं, थीटा इस एंगल को माना जा रहा है, सो टेन थीटा को लिखा जा सकेगा h अपॉन एक्स, और इसे h अपॉन एक्स लिखने के बाद आप समझ सकते हैं x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आउटकम मिलेगा एम जी एच अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। और ये वही वैल्यू है जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में बॉडी के पास देखी। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये समझ सकते हैं, आप अपने माइंड को ऐसे मेकअप कर सकते हैं कि जब किसी बॉडी को एक रफ सरफेस पे मूव कराया जाता है किसी इंक्लाइन के अलोंग, तो उस केस में बॉडी की 100% mgh हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में लिखी जाती है। फ्रिक्शन किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करता है, क्योंकि जितना वर्क फ्रिक्शन स्लिपिंग के केस में इस प्रोसेस से एसोसिएटेड कर सकता था, वही वर्क एनर्जी रोटेशनल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रूप में बॉडी को मिल गया है। यानी प्योर रोलिंग के केस में चूंकि फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है, तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन जो वो कर सकता इस म्यू से एसोसिएटेड स्लिपिंग के केस में, वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में बॉडी पे आ जाता है। अब ध्यान दें दूसरे प्रोफाइल में कुछ पोर्शन में स्लिपिंग की बात कही गई है। जिस पाइप को पहले प्रोफाइल में मूव कराया गया है उसी को दूसरे प्रोफाइल में भी मूव कराया गया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि mgh का जितना भी परसेंटेज बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर बचेगा वो एक जैसे रेशियो में दोनों केसेस में बटेगा। क्योंकि अगर ये पाइप हैवी है और इसे हम एक रिंग के इक्विवेलेंट माने या एक हॉलो सिलेंडर के इक्विवेलेंट माने, तो इसका इनर्शिया mr स्क्वायर होना चाहिए अपने एक्सिस के अलोंग, और इस हिसाब से हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि इस केस में 100% mgh ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बटा है। लेकिन दूसरे केस में जहां पर कुछ बहुत स्लिपिंग भी हुआ है, वहां पर फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया होगा, और उतना वर्क जो फ्रिक्शन ने किया होगा वो माइनस हो जाएगा mgh से, और उसके बाद दोनों प्रकार की एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि सेकंड केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जब ये पाइप पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी पहले केस के कंपैरेटिवली कम होगी। यहां पर आप ध्यान दें फ्रिक्शन इस केस में भी है अवेलेबल और इस केस में स्लिपिंग के दौरान भी होगा। बस अंतर इतना है कि प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन वर्क नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन जितना वर्क कर सकता था उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का कन्वर्जन वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में कर रहा है। यानी बॉडी को वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही मिल जा रही है। यही वजह है कि प्योर रोलिंग में हम डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन वर्क करेगा और वो वर्क mgh से माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो बॉडी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक जैसा ही हॉरिजॉन्टल पाइप दोनों प्रोफाइल पर रखा गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दोनों कंडीशंस में सेम ही होगा। सो सेकंड केस में थोड़े एनर्जी लॉस के बाद पाइप की वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहले केस के कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। थैंक्स।